Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल रिद्धि एकेडमी में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे MHI 110, जिसका सब्जेक्ट नेम है भारत में नगरीकरण। इसमें हम लोग 26 क्वेश्चन देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। हम लोग एग्ज़ाम को देखते हुए इसमें बेहतरीन क्वेश्चन चूज किए हैं और उसका आंसर सटीक रूप से दिया गया, ताकि एग्ज़ाम में आप लिखें और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो इस वीडियो को आप लोग को लास्ट तक देखना है, और ये 26 अलग अलग पार्ट में आएंगे, जिसको आप लोग जितने बेहतर से तैयार करेंगे और जितने अच्छे से इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, उतना अच्छा मार्क्स आएगा। उसी प्रकार आप इस वीडियो को जितना सपोर्ट करेंगे, उतना बेहतरीन तरीके से हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 लाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हेनरी पीरेन और मैक्स वेबर के नगरीकरण संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। नगरीकरण के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे भूमिका। नगरीकरण के अध्ययन में अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नगरी अर्बनाइजेशन के अध्ययन में अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हेनरी पीरेन और मैक्स वेबर ने नगरों की उत्पत्ति, विकास तथा उनकी विशेषताओं को अलग-अलग दृष्टिकोण से समझाया। इसमें बहुत इतिहासकार और विद्वान लोगों ने नगरीकरण पे विचार और विमर्श करके अच्छे-अच्छे योगदान दिए, लेकिन हेनरी पीरेन और मैक्स वेबर ने बेहतरीन तरीके से समझाया है कि नगर की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, और इनकी जो विशेषताएं थे अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हुए उसको समझाया गया। इनके विचार नगरीय इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार है। हेनरी पीरेन का विचार क्या था, और मैक्स वेबर का जो था उसका विचार क्या था, वो दोनों को हम लोग देखेंगे अच्छे से। हेनरी पीरेन का विचार। पीरेन के अनुसार मध्यकालीन नगरों का विकास मुख्यतः व्यापार और वाणिज्य के कारण हुआ। हेनरी पीरेन का मानना था कि जो नगर का विकास हुआ वो व्यापार और वाणिज्य के कारण हुआ। व्यापारियों एवं बाजारों ने नगरों को आर्थिक शक्ति प्रदान की। तो इसको आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जैसे ही लोहे का इस्तेमाल हुआ और धातु का विकास हुआ, धातु कर्म का विकास हुआ, तो कृषि विभाग कृषि करने में उस लोहे और धातु कर्म से बने हुए धातु का यूज किया गया, जिसके कारण कृषि में अधिशेष उत्पादन हुआ। अधिशेष उत्पादन ने वाणिज्य का विकास किया, व्यापार करने में हेल्प किया, और व्यापार करने वाले लोग शहर में और एक आस-पास के क्षेत्र में रहने लगे, जिसके कारण उनको वहीं पे कच्चा माल और बाजार का निर्माण किया और धीरे-धीरे एक नगर का रूप ले लिया। तो उसी को बोल रहे हैं कि हेनरी पीरेन बता रहे हैं कि हेनरी पीरेन कि नगर का जो मुख्य विकास है व्यापार और वाणिज्य के कारण हुआ। व्यापारियों एवं बाजारों ने नगरों को आर्थिक शक्ति प्रदान की। तो व्यापार और वाणिज्य के कारण ही नगर विकास हुआ, और वाणिज्य सबसे ज़्यादा व्यापार होगा नगर में, तो उसको आर्थिक शक्ति किसने प्रदान किया? वाणिज्य ने। तो उन्होंने नगरों को आर्थिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र माना। उन्होंने क्या माना? आर्थिक गतिविधि को प्रमुख केंद्र। तो मैक्स वेबर का क्या विचार था? मैक्स वेबर का विचार यह था कि सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से किया गया। मैक्स वेबर अलग दृष्टि से सोचते थे। वो आर्थिक को नहीं मानते थे, वो व्यवहार को नहीं माने। वो माने कि सामाजिक कारण से नगर का विकास हुआ होगा, राजनीतिक कारण से विकास हुआ होगा, नहीं तो जहाँ पे उस समय शासन चलाने के लिए एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ या नगरों का विकास हुआ। उसके अनुसार एक आदर्श नगर में स्वशासन, न्याय व्यवस्था और बाजार नागरिक अधिकार होने चाहिए। ठीक है।
उन्होंने नगरों को सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण केंद्र माना। उनको नगरों का सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण केंद्र माना। कि समाज में जो परिवर्तन हो रहे थे उसी के कारण नगर का विकास हो रहा था। लेकिन जो पीरेन थे वो आर्थिक दृष्टिकोण को मानते थे कि व्यापार और वाणिज्य के कारण नगर का विकास हुआ। तो पीरेन एवं बेवर में विचारों में अंतर आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि पीरेन और बेवर में क्या अंतर है। तो उसी को हम लोग इस पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। पीरेन ने आर्थिक पक्ष पर अधिक बल दिया। पीरेन ने आर्थिक पक्ष पे बल दिया और बेवर ने सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक पक्ष पर बल दिया। बेवर ने पीरेन ने आर्थिक पक्ष पे बल दिया और बेवर ने सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक पक्ष पर बल दिया। दोनों के नगरों के विकास में अलग अलग कारकों का प्रमुख माना गया। तुलनात्मक पद्धति का महत्व विभिन्न देशों और कालों के नगरों की तुलना करना संभव होता है। नगरीकरण के समान एवं भिन्न कारकों का विश्लेषण किया जा सकता है। नगरों के विकास की प्रक्रिया बेहतरीन ढंग से समझाया जा सकता है। यह ऐतिहासिक निष्कर्षों को अधिक वैज्ञानिक और व्यापक बनाती है। निष्कर्ष हेनरी पीरेन और मैक्स वेबल के विचार नगरीकरण को समझाने के लिए दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। तुलनात्मक पद्धति इनके अध्ययन को अधिक व्यापक और वस्तुनिष्ठ और प्रभावी बनाते हैं। अगर ये आपको ब्रीफ की नॉलेज दिया जा रहा है ताकि आप एग्जाम में बेहतरीन तरीके से आंसर टू द पॉइंट लिख सकें। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम मैक्सिमम जितना डिटेल हो सके आपको एक आंसर का उसको बेहतरीन तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट सजा के दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा वासियों ने शिल्प उत्पादन का संगठन किस प्रकार किया। तो कह रहा है जब हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन का संगठन किस प्रकार किया इसकी विवेचना कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का अत्यंत विकसित और सुव्यवस्थित था। हड़प्पावासी धातु, मिट्टी, मन के आभूषण, वस्त्र उद्योग और में निर्माण में दक्ष थे। उन्होंने शिल्प उत्पादन में व्यापक आर्थिक और समृद्धि तथा नगरीकरण को बढ़ावा दिया। विशिष्ट शिल्प केंद्र विभिन्न नगरों में अलग अलग शिल्पों के विशेष केंद्र विकसित हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग नगर अलग अलग क्षेत्र में शिल्प उद्योग और शिल्प उत्पादन का एक केंद्र विकसित हुआ। मन का निर्माण, धातु, कार्य, मिट्टी के बर्तन और बनने के अलग काल स्थल थे। इससे उत्पादन अधिक संगठित हुआ। कच्चे माल की व्यवस्था कैसे करते थे सिंधु घाटी के लोग। तांबा, पत्थर, शंख तथा कीमती पत्थर दूर दराज क्षेत्रों से लाए जाते थे। तांबा, पत्थर, शंख, कीमती पत्थर दूर दराज क्षेत्रों से लाए जाते थे। कच्चे माल की नियमित उपलब्धता से उत्पादन निरंतर चलता रहा। अगर कोई भी उत्पादन हो, कोई उद्योग हो, अगर उसको कच्चा माल ही ना मिले तो उद्योग वो चलेगा नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कच्चे माल की व्यवस्था करना होता है। तो हड़प्पावासी ने कच्चे माल की बेहतरीन तरीके से उपलब्धता को तैयार किया और अच्छे उद्योग का विकास किया। कुशल कारीगर एक अच्छे उद्योग, अच्छे बिजनेस चलाने के लिए कुशल कारीगर की भी जरूरत होती है। प्रत्येक शिल्प को प्रशिक्षित कारीगर कार्य करते थे। आभूषण, मोहरे, धातु उपकरण तथा मन के उच्च गुणवत्ता के बनाए जाते थे। मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन ईंटों और बाटों और मापतौल की एक समान प्रणाली अपनाई गई। इससे वस्तुओं की क्या हुआ, गुणवत्ता और व्यापार में एकरूपता आया। मानकीकरण के कारण गुणवत्ता और व्यापार में एकरूपता बनी रही। व्यापार में संबंध निर्मित वस्तुओं का स्थानीय एवं विदेशी व्यापार किया जाता था। स्थानीय क्षेत्र में व्यापार तो किया ही जाता था। इनका जो हड़प्पावासी लोग थे विदेशी व्यापार भी करते थे। मेसोपोटामिया सहित कई क्षेत्रों में हड़प्पाई वस्तुओं निर्यात होती थी। व्यापार में शिल्प उत्पादन और प्रोत्साहन किया।
पुरातात्विक साक्ष्य। इस हड़प्पावासी को जो उद्योग संगठन बनाया उसके कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। उत्खननों से भट्टियां, कार्यशालाएं, औजार, मनके, मोहर, धातु वस्तु प्राप्त होती है। ये साक्ष्य विकसित शिल्प संगठन के पुष्टि करते हैं। निष्कर्ष। हड़प्पावासी का संगठित शिल्प उत्पादन उसकी उन्नत आर्थिक व्यवस्था और विकसित नागरीय सभ्यता का प्रमुख आधार था। प्रश्न संख्या 3। प्राचीन भारतीय नगरों के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व एवं सीमाओं की विवेचना करें। तो कह रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरों को अध्ययन अगर करना हो तो उसमें पुरातात्विक स्रोत का क्या महत्व है और इनका क्या लिमिटेशन है, इसको हम लोग देखेंगे। प्राचीन भारतीय नगरों के इतिहास में अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत का विशेष महत्व है, क्योंकि उत्खननों से सिक्के, अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, अनवशेष तत्कालीन नगरीय जीवन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। पुरातात्विक स्रोत का महत्व। प्राचीन नगरों की संरचना एवं नगर नियोजन जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों से हम लोग को नगर के संरचना के बारे में जानकारी मिलता है और नगर नियोजन की जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन संभव होता है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों के हेल्प से किया जा सकता है। व्यापार, उद्योग और शिल्प जैसे गतिविधियों का प्रमाण हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलता है। और पुरातात्विक स्रोत में हम लोग साहित्यिक स्रोत की पुष्टि करने में सहायता मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों से ही हम लोग साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि कर सकते हैं। प्राचीन सभ्यताओं के वास्तविक जीवन का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। प्राचीन सभ्यताओं का वास्तविक जीवन कैसा था, उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। प्रमुख पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हैं, जिसके हेल्प से हम लोग नगरीय सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे भवन हो गया, दुर्ग हो गया और सार्वजनिक संरचनाएं, सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए और मोहर, मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, मूर्तियां तथा धार्मिक अवशेष जैसे वस्तुओं का यूज करके हम लोग पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से, हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से नगर की संरचनाएं और विकास के बारे में जान सकते हैं। मनुष्य और पशुओं के अवशेष के द्वारा भी हम लोग नगरीय सभ्यता का विकास के बारे में समझते हैं। पुरातात्विक स्रोत की सीमाएं क्या है? सभी नगरों को पूर्ण उत्खनन संभव नहीं हो पाया। सीमाएं ये है कि सभी नगर का हम लोग उत्खनन करके नहीं देख सकते और संभव भी नहीं है, तो उस नगर के बारे में जानकारी पुरातात्विक स्रोत नहीं दे सकता, ये लिमिटेशन है। अनेक अवशेष समय के साथ नष्ट हो चुके हैं और पुरातात्विक स्रोतों के साथ अगर हिस्ट्री का पुनर्निर्माण किया जाए तो हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अवशेष जो पुराने 2000-3000 वर्ष पहले जो थे, वो सारे क्या हो गए? नष्ट हो गए। प्राप्त साक्ष्य कई बार अपूर्ण या खंडित होते हैं। कई बार प्राप्त साक्ष्य होते हैं जो कि पूरा नहीं होता, आधा होता, टूटा हुआ होता। तो इससे क्या होता है, हमें पुरातात्विक स्रोत के द्वारा हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कभी कभी अनुमान पर आधारित होती है। तो पुरातात्विक स्रोतों की सीमाएं अगर लिखना है तो क्या लिखना है कि पूर्ण राज को हम लोग उत्खनन करना संभव नहीं है। कभी कभी पुराने अवशेष नष्ट हो जाते हैं, कभी पुराने अवशेष मिलते हैं तो टूटे हुए खंडित रूप का पूर्ण रूप से मिलते हैं, और पुरातात्विक स्रोत के द्वारा कभी कभी पूर्ण जानकारी नहीं मिलने के कारण अनुमान पे आधारित करते हैं। सामाजिक और वैचारिक जीवन की पूरी जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से नहीं मिलता। ऐतिहासिक महत्व। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? प्राचीन भारतीय नगरीकरण को समझने का विश्वसनीय आधार प्रदान करता है। अगर विश्वसनीय आधार कोई प्रदान करता है तो पुरातात्विक स्रोत है। इतिहास लेखन और अधिक वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक बनाता है। विभिन्न सभ्यताओं की संस्कृति के विकास का तुलनात्मक अध्ययन संभव है। निष्कर्ष। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारतीय
इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य। तदपि उसकी कुछ सीमाएं को ध्यान में रखकर उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्यकालीन नगर प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में और ये साम्राज्य 185 बीसी तक चलता है, उसमें महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और दशरथ और बिंदुसार जैसे लोग शासन करते हैं। तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन का उस समय विकास हुआ बहुत सारे नगर होंगे जहाँ से केंद्रीय प्रशासन शासन को देखा जाता था, और कहीं पे क्षेत्र का भी विकास हुआ होगा, तो वहाँ भी कई नगरों का विकास हुआ होगा। तो उसी को हम लोग देखेंगे कि मौर्य काल के समय में नगर प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या था। तो मौर्य काल में नगर प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित और संगठित था। कैसा था? मौर्य काल में नगर प्रशासन सुव्यवस्थित और संगठित था। विशाल साम्राज्य के प्रभावी संचालन के लिए नगरों में प्रशासन, सुरक्षा और व्यापार तथा जन कल्याण की समुचित व्यवस्था की गई थी। प्रभावी संचालन चलाने के लिए नगरों में ही प्रशासन, सुरक्षा, व्यापार और जन कल्याण की समुचित व्यवस्था की गई थी। संगठित प्रशासन। अब हम लोग देखेंगे कि उस नगर में संगठित प्रशासन कैसा था। नगर प्रशासन के विभिन्न अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। प्रत्येक अधिकारी अपने निर्धारित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता था। प्रशासन पर राज्य का प्रभावी नियंत्रण था। व्यापार एवं कर व्यवस्था कैसा था? बाजारों की नियमित निगरानी की जाती थी। बाजार की नियमित निगरानी की जाती थी। वस्तुओं की गुणवत्ता, मूल्य और माप तौल पर भी नियंत्रण रखा जाता था। व्यापारियों से नियमानुसार कर वसूला जाता था। व्यापारियों से नियमानुसार कर वसूला जाता था। कानून और सुरक्षा कैसा था? नगर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था था। अपराधों को नियंत्रण तथा दंड व्यवस्था लागू थी और नगर में प्रवेश और निकास पर निगरानी रखी जाती थी। अब देखते हैं कि हम लोग सार्वजनिक व्यवस्था उस नगर प्रशासन में कैसा था। सड़क का बेहतरीन तरीके से, जल निकासी और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सार्वजनिक भवनों और बाजारों की नियमित रख रखाव किया जाता था। नागरिक सुविधाओं के विकास को महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता था। उस समय आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? आर्थिक शिल्पकारों और व्यापारियों को संरक्षण दिया जाता था। मौर्यकालीन साम्राज्य में उस समय शिल्पकारों और व्यापारियों को क्या दिया जाता था? संरक्षण दिया जाता था, जिसके कारण व्यापारियों का एक वर्ग विकसित हुआ और दूर दूर तक ये व्यापार करने के लिए जाते थे। उद्योग एवं व्यापार के विकास में नगर समृद्ध बने। उद्योग और व्यापार के कारण नगर क्या हुआ? समृद्ध बना, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य और शिल्पकार लोगों ने एक अपना संगठन बना के बेहतरीन तरीके से व्यापार को सफल बनाया, जिसके कारण एक किसी भी साम्राज्य के लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगा किसी भी साम्राज्य का, तो उसका क्या हो जाएगा? सेना मजबूत हो जाएगा। प्रशासनिक संगठन जो थे उनको जितने लोग अधिकारी और कर्मचारी लोग थे उनको वेतन सही टाइम पे मिलेगा। जब सुदृढ़ और अच्छे तरीके से शासन प्रशासन को चलाया जाएगा तो लंबे समय तक क्या चलेगा? साम्राज्य का विकास चलता रहेगा। जनहित और सुव्यवस्थित नगरीय जीवन का विशेष बल दिया गया। मौर्यकालीन नगर प्रशासन सुव्यवस्थित, अनुशासित और जन कल्याणकारी था, जिसने प्राचीन भारतीय नगरीकरण को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 5, प्रशासनिक ऐतिहासिक भारत में व्यापारिक मार्गों पर नगरीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? कर आगे प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में व्यापारिक मार्गों का नगरीकरण पर क्या प्रभाव? जो व्यापारिक मार्ग थे, प्रारंभिक ऐतिहासिक में जो व्यापारिक मार्ग थे उसका नगरीकरण पे क्या प्रभाव पड़ा? नगर के विकास में इसका क्या महत्व है? क्यों इसका इम्पोर्टेंस है? कारण क्या है? इसको हम लोग समझेंगे। प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत एक व्यापारिक मार्गों ने नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थल एवं समुद्री मार्ग के माध्यम से व्यापार को बढ़ाया गया, जिससे अनेक नगर आर्थिक,
राजनीतिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित होता था। व्यापार में सिर्फ सामान का आदान प्रदान नहीं होता था, व्यापार में दर्शन, कला, शास्त्र और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था। व्यापार का विस्तार। व्यापार का विस्तार प्रमुख व्यापारिक मार्गों से वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ा। स्थानीय एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। व्यापारियों की संख्या और आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। नए नगर का विकास। व्यापारिक मार्गों के किनारे नए नगर एवं बाजार विकसित हुआ। जहां जहाँ व्यापारिक केंद्र थे, ऑब्वियस सी बात है वहाँ कच्चे माल की प्रबंधन करना और जो निर्मित वस्तु है उसका प्रबंधन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन की सुविधा को प्रोवाइड करवाना, ये सारे साम्राज्य में बेहतरीन तरीके से होगा तो क्या नगर का विकास नहीं होगा। तो व्यापार ने नगर का विकास करने में यह मदद किया कि जहाँ भी व्यापारिक मार्ग के किनारे वहाँ नए नए शहर का विकास हुआ। ये नगर व्यापार और प्रशासन के प्रमुख केंद्र थे। नगर और प्रशासन के प्रमुख केंद्र थे। प्रमुख नगरों पर स्थित नगर तेजी से समृद्ध हुआ। आर्थिक समृद्धि। व्यापार से राज्य की आय में वृद्धि हुआ। व्यापार से राज्य की आय वृद्धि हुई। शिल्पकारों एवं व्यापारियों की रोजगार का अवसर मिले। उद्योग और हस्तशिल्प का विस्तार हुआ। सांस्कृतिक आदान प्रदान। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ा। कला, धर्म और संस्कृति का प्रसार हुआ। विदेशी व्यापार से नई तकनीकों और विचारों का आदान प्रदान हुआ। प्रमुख व्यापारिक मार्ग। उत्तर पथ उत्तर भारत का प्रमुख स्थल मार्ग था। दक्षिण पथ उत्तर दक्षिण भारत को जोड़ता था। उत्तर पथ उत्तर भारत का प्रमुख मार्ग था और दक्षिण पथ उत्तर भारत भारत को जोड़ता था। समुद्र मार्गों से भारत और पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क स्थापित करता था। निष्कर्ष। व्यापारिक मार्गों ने प्राचीन भारतीय में नगरों की आर्थिक समृद्धि और नागरीकरण का महत्वपूर्ण गति प्रदान किया। प्रश्न संख्या 6। प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में सिक्कों को महत्व की विवेचना कीजिए। प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में सिक्कों का महत्व क्या था और इसके बारे में विवेचना कीजिए। प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में सिक्कों का आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक जीवन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। सिक्के जो थे आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक जीवन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। इसके माध्यम से तत्कालीन शासकों, व्यापार और अर्थव्यवस्था और नगरीकरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व यह था कि वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा आधारित लेन देन को बढ़ावा मिला। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम था। वस्तु के बदले वस्तु बदलकर एक दूसरे से अपने वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। सिक्के चलने से या मुद्रा चलने से क्या हुआ कि वस्तुओं के बदले में मुद्रा दी जाने लगी। व्यापार एवं वाणिज्य का विस्तार हुआ। बाजार व्यवस्था अधिक संगठित बनी। व्यापार में योगदान। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार को गति मिला। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार को क्या मिला? सिक्के के कारण गति मिला, क्योंकि लोग अब सामान लेकर जाते थे, उधर से पैसे लेकर आते थे। ये नहीं कि सामान के बदले ले जाना और उधर से वापस लाना एक थकावट बड़ी व्यापारिक कार्यक्रम था। तो व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ और व्यापार वर्ग की स्थिति क्या हो गया? सुदृढ़ हो गया। राजनीतिक महत्व सिक्का का क्या था? सिक्के पर यह महत्व था कि शासकों के नाम लिखे होते थे। क्या होते थे? सिक्कों पर शासकों के नाम और प्रतीक अंकित होते थे। तो शासन की शक्ति एवं अधिकार का परिचय मिलता। सिक्कों के कारण ही हमें कौन सा राजा कितना समृद्ध और शक्तिशाली था, प्रभावशाली था और अपने सिक्के चलाने और ढलवाने का कार्य करता था और उसके पीछे अपना नाम और चित्र और आदि को उकेरित करता था। विभिन्न राजवंशों के इतिहास के अध्ययन में हमें सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण मिलता है, क्योंकि लोग सिक्के के पीछे राजा का नाम और कहाँ कहाँ तक व्यापार किया गया, सिक्के से हमें यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में भी हमारे सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। जो उस समय सिक्के नहीं थे, मोहर वोहर से पता चलते हैं। ऐतिहासिक महत्व। तिथि, शासनकाल और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलता है।
सिक्के पर लिखे हुए डेट और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलता है। धातुओं की कला का विकास का प्रमाण मिलता है। सिक्के विभिन्न प्रकार के धातुओं से बनाए जाते थे, तो उस समय पता चलता है कि धातु का विकास कितना था और धातु कर्म का विकास कितना था। नगरीकरण और व्यापारिक गतिविधियों का अध्ययन संभव होता था। सांस्कृतिक महत्व क्या है? सिक्कों पर धार्मिक प्रतीक और लिपियों का अंकन होता था। सिक्कों पर धार्मिक प्रतीक और लिपियों का अंकन होता था, जिससे विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव का पता चलता है। और संस्कृति का ये पता चलता है कि राजा किस धर्म से और किस संस्कृति को समर्थन और संरक्षक देता था, ये भी पता चलता है। निष्कर्ष: सिक्के प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार और राजनीतिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रमाण। दक्षिण भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भूमिका: दक्षिण भारत की प्रारंभिक ऐतिहासिक नगर व्यापार और कृषि, धर्म, राजनीतिक संरक्षण के कारण विकसित हुए। ये नगर आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास और समुद्री व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। कह रहा है दक्षिण भारत में ऐतिहासिक नगरों की क्या विशेषता था? तो दक्षिण भारत में जो ऐतिहासिक नगर थे, व्यापार, कृषि, धर्म, राजनीतिक के कारण विकसित हुआ और ये आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण केंद्र बना। व्यापारिक केंद्र दक्षिण भारत में क्या था? नगर समुद्री एवं स्थल व्यापार के प्रमुख केंद्र। विदेशी व्यापार से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होता था। बंदरगाहों, नगरों का विशेष विकास हुआ। राजनीति महत्व: अनेक नगर राजधानी एवं प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुआ। जो अनेक नगर बने, राजनीति के कारण राजधानी के रूप में विकसित किया और प्रशासन चलाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए एक नगर का विकास किया। शासकों के नगरों ने विकास के संरक्षण दिए। सुरक्षा एवं प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरों का विकास हुआ। धार्मिक के कारण और सांस्कृतिक केंद्र भी बने, जैसे मंदिर, बौद्ध विहार और जैन संस्थाएं जैसे विकसित हुए, तो उसके कारण लोग वहाँ रहने लगे, लोग वहाँ आने लगे। अपने धार्मिक स्थिति को सुधारने के लिए लोग वहाँ पूजा पाठ करने के लिए आने लगे, जिसके कारण उस नगर और आर्थिक स्थिति और धार्मिक कारणों से नगर का विकास हुआ। और वो जो मंदिर बनाया जाता था, बौद्ध विहार बनाए जाते थे, जैन संस्थाएं जैसे विकसित किए जाते थे, उसमें कला और स्थापत्य कला का भी विकास हुआ देखने को मिलता है। शिल्प उद्योग: वस्त्र, धातु, मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण उद्योग विकसित हुए। शिल्पकारों एवं व्यापारियों की श्रेणियां सक्रिय थी। उद्योगों ने नगरों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। नगर नियोजन दक्षिण भारत में कैसा था? नगर नियोजन मतलब है कि नगर का व्यवस्था कैसा था। सड़कें, बाजारों तथा आवासीय क्षेत्रों का सुव्यवस्थित निर्माण हुआ। जल प्रबंधन एवं सार्वजनिक सुविधाओं पर ध्यान दिया गया और नगर योजनाबद्ध रूप से विकसित किया गया। निष्कर्ष: दक्षिण भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक नगर व्यापार, धर्म और प्रशासन के समृद्ध केंद्र थे। उन्होंने दक्कन के नगरीकरण को नई दिशा प्रदान की। अब हम लोग ये सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसको आप लोग इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। आप अगर वीडियो ख़राब भी लगता है तो आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना। अच्छा लगे तब भी करना, खराब लगे तब भी करना। आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट करना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.